जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज प्लेसेंटा। व्हाट टुडेज टॉपिक इज प्लेसेंटा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डेसिडुएट और डेसिकॉइड। इसको डेसिडुएट और डिस्कॉइड भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में डेसिडुआ भी बोलते हैं। अब देखो, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हमारा यूट्रस है जिसके अंदर बेबी पलता है ना। तो ये जो यूट्रस है इसको कौन सप्लाई देता है? तो यूट्राइन आर्टरी सप्लाई देती है। कौन देता है? यूट्राइन आर्टरी। लेकिन ये जो यूट्राइन आर्टरी है ये डायरेक्टली हमारे जो बेबी है इसको सप्लाई नहीं दे सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है? प्लेसेंटा है। अब आप बोलो क्यों नहीं भाई डायरेक्ट दे सकते? तो देखो, यूट्राइन आर्टरी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ में कि जो भी सब कुछ है इट्स नॉट सो बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। जो हमारा फीटस है, जो चाइल्ड है, जो बेबी है, उसके लिए वो हर एक चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। सम अमाउंट्स, कुछ चीज़ें जो हैं बेबी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट नॉट द ऑल द थिंग। मान के चलो मदर किसी तरह की जो दवाई ले रही है वो बेबी के लिए ज़रूरी नहीं है, बेबी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इससे कौन बचाएगा, इससे कौन प्रिवेंट करेगा? तो इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना कि बेबी को क्या चाहिए, सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सिलेक्टिव गैसेज एक्सचेंज चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं, बेबी को सिलेक्टिव चीज़ें चाहिए और जो हार्मफुल चीज़ उससे प्रिवेंट भी करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए, ये सिलेक्टिव सप्लाईज देने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। आई होप प्लेसेंटा का आप काम समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो, यूट्राइन आर्टरी जब यूट्रस में एंटर करती है तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस में बट जाती है। क्या कहते हैं? डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटल आर्टरीज कहते हैं, या फर्दर हम इसको क्या कहते हैं? स्पायरल आर्टरीज भी कहते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा, ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से एक और स्ट्रक्चर निकली रहती है, पाइप जैसी, जो कि हमारे बेबी को कनेक्ट करती है, बेबी से वो कनेक्ट रहती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और ये हमारा क्या है? बेबी है, फीटस। अब देखो, ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस का लगभग 30% एरिया क्या करता है? कवर करता है। और बाकी जो रेस्ट बचा ये किसके लिए है? तो बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात, जो प्लेसेंटा का जो वजन अगर आप बोलो तो 400 ग्राम टू 500 ग्राम या 550 ग्राम तक होता है। अगर रेशियो का बात करोगे तो जैसे 1:6, मतलब कि 6 अगर बेबी है तो 1 रेशियो किसका होगा? प्लेसेंटा का होगा। आई होप आप ये समझ रहे होगे। अब देखो, अब इसको अच्छे से जिसको लिखना है वो भी लिख सकते हैं। अब लिखना शुरू कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट 16th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन के 16 दिन के बाद प्लेसेंटा का एस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है, मतलब प्लेसेंटा बनना शुरू होता है। और कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज एट 12 वीक। और 12 वीक, फर्टिलाइजेशन के 12 वीक के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। नाउ प्लेसेंटा इज ए बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फीटस फ्रॉम मदर। देखो क्या कह रहा है, प्लेसेंटा जो है वो क्या है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? मदर से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि माँ बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कैसे दे रही है? प्लेसेंटा के थ्रू दे रही है। मतलब कि कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लेसेंटा क्या कर रहा है? सिलेक्ट करके फीटस को प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, प्लेसेंटा का डायमीटर कितना होता है? तो डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा इज 15 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर थिकनेस की बात करें फ्रॉम दिस सेंटर तो 3 सेंटीमीटर, और पेरिफेरल की बात करें तो कितना होगा? 1 to 2 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे आप लोग जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है? तो यही डायग्राम है प्लेसेंटा का। देख रहे हो कितना कलरफुल, कितना सुंदर है हमारा प्लेसेंटा। तो अब इसमें आपको क्या देखना है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको सब समझ में एक बार में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। लेकिन देखिए, समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें बताता हूँ। समझिए, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि हमारे यूट्रस से कनेक्ट रहता है, ये क्या है? मेटरनल सरफेस। क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनल सरफेस। और दूसरा क्या कहते हैं? बेसल प्लेट। क्या कहते हैं? बेसल प्लेट। नाम याद रखिएगा, जो यूट्रस से अटैच रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसल प्लेट कहते हैं या मेटरनल सरफेस कहते हैं। वही जो साइड एम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ, ये क्या हमारा कौन सा स्ट्रक्चर? एम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है? हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड है। और यह इधर बेबी है, हमारा बेबी है ना यहाँ पे। तो जो बेबी की तरफ की जो साइड होगी या एम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ की साइड होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोनिक प्लेट। क्या कहते हैं? कोरियोनिक प्लेट कहते हैं या फीटल सरफेस कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़, ये जो आप देख रहे हो ये स्पायरल आर्टरी और वेन है। ब्लू वाली वेन है, रेड वाली आर्टरी है। और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो एम्बिलिकल कॉर्ड में, इसमें जो ब्लू वाली आपको दिख रही है ये क्या है? तो एम्बिलिकल आर्टरीज है। और ये जो रेड वाली ये क्या है? एम्बिलिकल वेन है। अभी दिमाग में बात बैठा लो, जो एम्बिलिकल कॉर्ड में
तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, दो एम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक एम्बिलिकल वेन होती है। वेन इसमें देखो समझ याद रखने वाली चीज़ है, कोई कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे इसमें। जो एम्बिलिकल आर्टरी है, सॉरी एम्बिलिकल आर्टरी जो है उसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और जो एम्बिलिकल वेन है उसका काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बेसल प्लेट या जो हमारा मेटर्नल सर्फेस है उसके बारे में। तो बेसल प्लेट क्या है, तो इट इज़ ए मेटर्नल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा विच इज़ लार्जर देन द फीटल सर्फेस एंड इट इज़ रफ इन नेचर। क्या कह रहा है कि जो बेसल प्लेट है वो मेटर्नल सरफेस है प्लेसेंटा का, जो कि हमारे मदर की तरफ आप कह सकते हो ये यूट्रस से अटैच रहता है। और ये क्या आता है, लार्जर देन द फीटल सरफेस, जो हमारा फीटल सरफेस हमने बात किया, कोरियोनिक जो हमने बात किया सरफेस, उससे क्या होता है, बड़ा। देखो ये इतना बड़ा और ये इतना, तो बड़ा तो होगा ना। और इसका कलर क्या है, तो डार्क कलर का होता है। और नेचर का जो इसने रफ नेचर की बात की, रफ नेचर हम समझते हैं, सरफेस क्या होगा, रफ होगा, रफ ही नेचर होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारा ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, प्लेसेंटा है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखेंगे, यहाँ एक जो हमारा स्ट्रक्चर यूट्रस प्लस क्या है, ये हमारा प्लेसेंटा का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग जूम करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा हम भी जूम कर देते हैं, अच्छे से आप लोग को पता चलेगा। तो हमारा जो प्लेसेंटा है वो कौन से लेयर से अटैच रहता है, देखो यूट्रस के तो बहुत सारे लेयर हैं, 3 लेयर हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, है कि नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या देखना है, एंडोमेट्रियम। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम में जाके धसा होता है, ना कि एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। तो आप लोग देख सकते हो एंडोमेट्रियम के 2 लेयर होते हैं, एक बेसल लेयर होता है और एक क्या होता है, जोन ऑफ फंक्शनलिस लेयर होता है, जो कि शेड ऑफ होता है। तो आप देखो जो प्लेसेंटा है वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से आपके बेसल, जोन ऑफ फंक्शनलिस से लेके बेसल लेयर तक इन्वेड कर रहा है, धसा हुआ है। और इसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कॉटिलिडॉन्स। देख रहे हो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है बेसल लेयर में, फंक्शनलिस लेयर में, और प्लस किससे अटैच है, धसे हुए हैं आपके प्लेसेंटा से। क्यों धसे हुए हैं, कि एक अच्छी पकड़ देने के लिए, एक बढ़िया अटैचमेंट देने के लिए, कि भाई गलती से ऐसा ना हो कि बेबी जैसे जैसे बड़ा होते जाए वैसे एक प्लेसेंटा क्या हो, इसे छूट के बाहर गिर जाए, फिर तो भाई इसको जो सप्लाई होंगी सारी, जो स्पायरल आर्टरी जो कनेक्ट है सब तो टूट जाएंगी, है ना। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसको बढ़िया पकड़ बनाने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए कह लो, पकड़ बनाने के लिए क्या यहाँ पे कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी कॉटिलिडन्स की वजह से जो मेटर्नल सरफेस है या बेसल प्लेट है, क्या है, रफ दिखता है। तो कितना रफ लग रहा है ना, काफ़ी कांटेदार रफ दिख रहा है ना, तो इसी के चलते क्या है, रफ दिखता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो एरिया है ये रफ क्यों दिखता है, बेसल प्लेट। अब देखो, द रफनेस ऑफ मेटर्नल सरफेस या मेटर्नल प्लेसेंटा सरफेस इज ड्यू टू द कॉटिलिडॉन्स एंड दिस एरिया दिस एरिया सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर। मैं कह रहा है कि ये एरिया क्या, एक सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आगे मैं बताता हूँ सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। अब देखो दूसरा हमारा क्या, कोरियोनिक प्लेट है। दूसरी प्लेट की हमने क्या बात की, कोरियोनिक प्लेट, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच इज प्रेजेंट टुवर्ड फीटर। ऐसा प्लेसेंटा का कोरियोनिक प्लेट क्या है, जो प्लेसेंटा जो फीटस की ओर जो प्लेसेंटा प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक प्लेट कहते हैं, या फीटल सरफेस भी कहते हैं, मतलब फीटस की तरफ है, बच्चे की तरफ है। अब देखो, इट इज स्मूथ इन नेचर, यहाँ पे कॉटिलिडन्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है क्या हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इट इज़ कवर बाय एमनियन। देखो इधर से तो ये पूरा जो है ये क्या, इधर तो यूट्रस है लेकिन इधर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इसलिए क्या कह रहा है कि इधर ये एमनियन से कवर रहता है। इट लुक्स वाइट, और ये क्या था, जैसे वो डार्क कलर का था हमारा बेसल प्लेट, तो कोरियोनिक प्लेट किस कलर का होता है, तो वाइट कलर का हमको देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा एकदम अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है जिससे हम लोग अच्छे से काम समझ सकें। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारा मेटर्नल सरफेस है, ये हमारा क्या फीटल सरफेस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर, ये जो हाथ जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये क्या है, विलाई है। ये क्या है, याद कर लो अभी, ठीक है, बाद में बहुत काम देगा। ये क्या है, विलाई है, विलाई, VILLI, विलाई। और विलाई के अंदर जो ब्लड रहता है वो किसके लिए रहता है, फीटस के लिए। यहाँ से जो ब्लड होगा फीटस में आएगा और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस विलाई में जाएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे भाई जब बच्चे के लिए ब्लड यहाँ पे, तो मदर के लिए ब्लड कहाँ पे रहेगा, तो मदर के लिए ब्लड कहाँ पे रहेगा, इस एरिया में रहेगा। ये जो 2 विलाई के बीच में जो स्पेस बची हुई है, जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर बहुत सारे देखो आर्टरी आई हुई है, रेड रेड कलर के देख रहे हो, तो इस आर्टरी से जो भी ब्लड इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में रहेगा। और इस जो खाली एरिया है, 2 विलाई के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरविलस स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरविलस स्पेस। जो ये एरिया है 2 विलाई के बीच का एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरविलस स्पेस कहते हैं। और इस इंटरविलस स्पेस के अंदर ही क्या होता है, मदर का ब्लड होता है। किसका ब्लड होता है, मदर का ब्लड होता है। एक बार और समझ लो, जो हमारा विलाई है,
विलाई, इसके अंदर किसका ब्लड होगा? फीटस के लिए ब्लड होगा, चाहे फीटस का ब्लड होगा, आप ऐसे कहो। लेकिन जो दो विलाई के बीच में जो स्पेस है, जिसको हम लोग आईवीएस इंटरविल से स्पेस कह रहे हैं, इसके बीच में, इसके अंदर किसका ब्लड होगा? तो मदर का ब्लड होगा। और मदर का ब्लड यहाँ से एक्सचेंज होके आपका किसके अंदर जाएगा? विलाई के अंदर जाएगा। और विलाई से क्या होगा? बाहर अभी मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं, कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा, कैसे, कौन सा डिफ्यूजन इन्फ्यूजन, उसमें क्या हो रहा है जिसके थ्रू ब्लड जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बस आप इतना समझो कि आईवीएस में इंटरवल स्पेस में मदर का ब्लड है, विलाई में किसका ब्लड है? तो फीटस का ब्लड है, और दोनों धीरे धीरे एक्सचेंज होता है, लेकिन मिक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा, लेकिन ब्लड मिक्स नहीं होगा। ये ना कि बच्चे का ब्लड मदर का ब्लड जाके मिल गया। तो प्लेसेंटा का एक ये भी काम है कि मदर के ब्लड को प्लस बच्चे के ब्लड को क्या करें? मिक्स ना होने दे। ठीक है, इसको प्रिवेंट करती है, मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है। कैसे प्रिवेंट करती है? तो इसमें जो है बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। प्लेसेंटल बैरियर नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि फर्दर मिक्सिंग को रोकती है। हम इसको आगे चल के और अच्छे से बताएंगे, तब तक आप लोग लिखना शुरू कीजिए। विलाई ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की विलाई के बारे में लिखते हैं। विलाई क्या है? तो दिस इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ऐसे कह सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। द नंबर ऑफ विलाई इज अबाउट 60। कितने नंबर होते हैं? 60 नंबर होते हैं। द सर्फेस ऑफ एरिया, कितना सर्फेस एरिया इन सब का? तो 10 to 14 मीटर स्क्वायर का सर्फेस एरिया कवर करते हैं। एंड बिटवीन द 4 to 5 विलाई, 4 से 5 विलाई, ए सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज कॉटिलिडॉन्स। देखो मैंने कहा था ना कि कॉटिलिडॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा कहाँ पे होता है, सेप्टा बताया था ना। तो 4 से 5 विलाई के बीच में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, यही हमारा सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर। और यहीं से बहुत सारे कॉटिलिडॉन्स क्या होंगे? हमारे एंडोमेट्रियम लेयर में धसे रहेंगे। समझ रहे हो? आई होप आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो हमको नॉलेज मिल रहा है, बढ़िया एकदम। अब देखो, इन दिस विलाई देर इज ऑलवेज ए फीटल ब्लड प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, विलाई के अंदर किसका ब्लड रहेगा? तो फीटल के लिए ब्लड प्रेजेंट रहेगा। बिटवीन द टू विलाई, मैं कि दो विलाई के बीच में इंटरविल स्पेस जो हमारा स्पेस या गैस इज प्रेजेंट, विच गैप होगा यहाँ पे? गैप इज प्रेजेंट इज नॉन एज द आईवीएस इंटरविलस स्पेस। एंड देयर नो मिक्सिंग ऑफ मेटर्नल, क्या कह रहा है कि नो मिक्सिंग ऑफ मेटर्नल एंड फीटल इज प्रेजेंट, मतलब कि बच्चे का और मदर का ब्लड क्या होगा? मिक्स नहीं होगा। एंड दिस मिक्सिंग प्रिवेंटेड बाय द बैरियर विच इज नॉन एज द प्लेसेंटल बैरियर। और ये किसके थ्रू प्रिवेंट होगा? मतलब कि जो मिक्सिंग ना हो, इसको कौन प्रिवेंट करेगा? तो प्लेसेंटल बैरियर प्रिवेंट करेगा। अब देखते हैं प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है। तो समझिए, देखो प्लेसेंटल बैरियर एक लेयर है, बहुत सारी लेयर है जो कि विलाई पे होती है, जो कि फर्दर किसी भी तरह के मिक्सिंग को या अनवांटेड जो चीज़ें हैं जो कि नहीं हमारे फीटस को चाहिए, उसको क्या करता है? मतलब विलाई के अंदर आने से रोकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। और वो बैरियर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो क्या है? साइटोट्रोपोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडर्म, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ फीटस कैपिलरीज। ये 5 चीज़ें हैं जो कि प्लेसेंटल बैरियर के लेयर्स हैं। ये आपको याद रखने हैं। इनके काम फर्दर आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन की। ये प्लेसेंटा में कैसी सर्कुलेशन होती है, किस प्रकार सर्कुलेशन होती है, आइए देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू 2 सिस्टम। यहाँ पे दो, जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 2 पार्ट में इसको डिवाइड, दो तरीकों से ब्लड जो है सर्कुलेट करती है। पहला क्या है? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। पहला क्या है? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यूट्रो प्लेसेंटल में यूट्रस से प्लेसेंटा की ओर जो सर्कुलेशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन कहेंगे। मतलब कि यूट्रस प्लेसेंटा को दे रहा है, मतलब कि मदर की तरफ से बच्चे की ओर, उसको हम लोग कहते हैं यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन। लेकिन फीटो प्लेसेंटल क्या है? कि फीटस की तरफ से प्लेसेंटा, अब उल्टा होगा, मैं फीटस प्लेसेंटा को देगा, वो होगा हमारे क्या? फीटो प्लेसेंटा समय कि बच्चे की तरफ से मदर की तरफ, मतलब कि प्लेसेंटा की ओर जो जा रहा है ब्लड सप्लाई, उसको हम लोग कहते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। आइए अब इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है आल्सो नॉन एज मैटरनल सर्कुलेशन। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि मदर की तरफ से, मैं यूट्रस मदर का कहेंगे, मदर का हिस्सा, तो मदर की तरफ से बच्चे को जो सर्कुलेशन जा रहा है वही क्या है? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इसलिए इसको क्या कहेगा? आल्सो नॉन एज मैटरनल सर्कुलेशन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैटरनल सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब देखो, इट इज कंसर्न विद द सर्कुलेशन ऑफ द मैटरनल ब्लड थ्रू द इंटरविलस स्पेस।
कह रहा है क्या, ये कैसा सर्कुलेशन है, ऐसा सर्कुलेशन है जो कि मदर की तरफ से हो रहा है, मैटरनल सरफेस की तरफ से हो रहा है। कहाँ पे होगा, तो इंट्राविलस स्पेस में। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, बस आपको लिखना और थोड़ा दिमाग में बैठाना है, समझना है कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है, क्या बताना है, क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। और ये जो ब्लड की वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम कितनी होगी 500 ml। कितनी वॉल्यूम होगी 500 ml। अब इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करो। 150 ml कहाँ पे होगी, इंटरविलस स्पेस में। 150 ml कहाँ पे होगी, इंटरविलस स्पेस में होगी। और 350 ml कहाँ पे होगी, तो विलाई सिस्टम में। कहाँ पे होगी, विलाई में, विलाई के अंदर होगी। और टोटल कितना होगा 500 ml होगा। इसकी फ्लो रेट की बात करो तो कितनी फ्लो रेट होगी, 500 से लेके 600 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट है। इतनी फ्लो रेट से क्या होगी, वो ट्रांसमिट करेगी, आगे बढ़ेगी। अब देखो, ब्लड इन आईवीएस मतलब इंटरविलस स्पेस इज रिप्लेस 3 to 4 टाइम पर मिनट। 3 से 4 टाइम एक मिनट में, 3 से 4 टाइम क्या होता है, चेंज होती है। आईवीएस में जो भी ब्लड होगा, मैटरनल ब्लड जो होगा, मैटरनल सर्कुलेशन जो हो रही है वो चेंज होगी। अब देखो, प्रेशर विद इन द आईवीएस, आईवीएस के अंदर प्रेशर कितना होगा, 10 to 15 mm पर एचजी, सॉरी mm ऑफ एचजी ड्यूरिंग द यूट्राइन रिलैक्सेशन। जब यूट्राइन रिलैक्सेशन पोजीशन में रहेगी उस टाइम कितना भाई प्रेशर होगा, तो 10 to 15 mm ऑफ एचजी प्रेशर होगा इंटरविलस स्पेस में। लेकिन वो जब यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करेगी, तब कितना होगा 30 to 50 mm ऑफ एचजी प्रेशर रहेगा, याद रखना। फिर द फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई, विलाई के अंदर कैपिलरी प्रेशर कितना होगा, फीटल कैपिलरी एफसीपी कितना होगा, तो कितना होगा 20 to 40 mm ऑफ एचजी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए क्या एक मात्रा लिख दिया है 20 to 40 mm ऑफ एचजी, याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं आगे फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या है, तो द 2 umbilical arteries कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द फीटस। देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया हुआ है कि एम्बिलिकल आर्टरी का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, वही कह रहा है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना काम है। ईच सप्लाइज हाफ ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब भाई जब दो कोई चीज़ है तो दोनों अपना काम क्या करेगी, आधा आधा बांट लेगी। वही कह रहा है कि 2 umbilical आर्टरी तो आधा आधा प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई वो बांट लेती है। फिर द आर्टरीज ब्रेक अप इनटू स्मॉल ब्रांचेस, और ये आर्टरीज जो होती हैं वो अलग अलग ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिनका काम और फर्दर इजी हो जाता है। कौन कौन सा ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वेसल्स में डिवाइड होते हैं, बहुत ईजी है, नाम याद भी रहेगा आपको। इट एंटर इनटू कोरोनी विलाई, और ये क्या कहते हैं, जो हमारे विलाई सिस्टम है वापस वहाँ जाके क्या होती है, एंटर करती है। समझो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, सॉरी एम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ एम्बिलिकल कॉर्ड में यूट्राइन आर्टरी के थ्रू क्या कर रहा है, विलाई सिस्टम में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, यही बात कह रहा है। फिर ब्लड फ्लो इनटू वेनस चैनल आइदर थ्रू द टर्मिनल ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। अब देखो, यहाँ से जो ब्लड है हमारा, यहाँ देखो, ये समझो, यहाँ पे जो अम्बिलिकल आर्टरी, यहाँ पे 2 आर्टरी रहेगी मोटी सी, यहाँ पे जाके बहुत सारे स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगी, बहुत सारे क्या करेगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, संट टाइप में, काफ़ी सारा डेंस नेटवर्क है। तो ये क्या कह रहा है कि बच्चे जो यहाँ क्या होगा, बच्चे से मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगी, यहाँ से बहुत सारे आर्टरीज फॉर्म करेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और जाके क्या करेगी, यहाँ पे नेटवर्क में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करेगी, जो फर्दर आगे निकल के आईवीएस में जाएगा। ये बात कह रहा है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि मैटरनल ब्लड स्ट्रीम फ्लो साइड बाय साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कहने का मतलब कि जैसे कि फीटल ब्लड जैसे सर्कुलेट करेगा, वैसे ही ऑपोजिट में मैटरनल सरफेस भी अपना काम करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में मैटरनल, एक बार में फीटल सर्कुलेशन होगा, एक बार में मैटरनल सर्कुलेशन, नहीं, दोनों सर्कुलेशन साइड बाय साइड होते ही रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह ना। विलाई कैपिलरीज प्रेशर, विलस कैपिलरीज प्रेशर कितना होगा, तो पहले भी बताया था 20 to 40 mm ऑफ एचजी। फीटल ब्लड फ्लो, ये देखने वाली चीज़, फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा में फीटल का ब्लड फ्लो कितना होगा, तो 400 ml पर मिनट। ये हमने मैटरनल सरफेस में मैटरनल ब्लड फ्लो की क्या बात की थी वहाँ पे, तो 500 से 600 ml की बात की थी, हाँ याद रखना। लेकिन अब देखो, the villus capillaries blood is separated from maternal blood in IVS by a thin blood brain barrier। ये क्या कह रहा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर BBB लिखा भी जाता है ऐसे BBB, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या कर रहा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि जो मैटरनल सरफेस और जो वेलस कैपिलरीज में जो ब्लड है, इनको क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग रखता है, ऐसा नहीं मिक्स नहीं करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटल बैरियर भी बोलते हैं कई जगह। अब देखो, अब हमको एक बार और अच्छे से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा प्लेसेंटल सर्कुलेशन एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखो, मदर की तरफ से क्या आ रहा है,
मदर की तरफ से क्या आ रहा है, यूट्राइन आर्टरी, क्या आ रहा है, यूट्राइन आर्टरी। और यूट्राइन आर्टरी फर्दर किस में डिवाइड करती है, तो स्पायरल आर्टरी में डिवाइड करती है। स्पायरल आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है वो क्या कहता है, इंटरविलस स्पेस में आता है। कहाँ पे आता है, आईवीएस में आता है। क्या है, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। फिर ये आईवीएस से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। मैंने बताया था ना गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि आईवीएस में मतलब इंटरविलस में हायर कंसंट्रेशन है, और विलाई सिस्टम में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि तुम्हारे विलाई सिस्टम में एंटर करेगा बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड। किसके द्वारा आएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा। अब देखो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में आ गया, मतलब कि हमारी ये जो विलाई सिस्टम में अब क्या एंटर कर चुका है। और विलाई सिस्टम से क्या होगा, एम्बिलिकल वेन, विलाई में क्या होगा, एम्बिलिकल वेन होगा, जो कि हाँ एम्बिलिकल वेन बताने से पहले एक चीज़ और अच्छे से देख लो। ये हमारा क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड है। एम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। 2 ब्लू कलर की जो दिख रही है एम्बिलिकल आर्टरीज हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ये रेड वाला क्या है, एम्बिलिकल वेन है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या करता है, एम्बिलिकल वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो समझो विलाई सिस्टम में आने के बाद एम्बिलिकल वेन क्या करेगा, तुम्हारा ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करके फीटस तक लाएगा, फीटस तक लाएगा। और यहाँ पे जो आपने सर्कुलेशन देखा, मैं कि मदर से, मैं यूट्राइन आर्टरी से लेके फीटस तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब दूसरा समझो। अब फीटस के पास जो ब्लड है ये यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज होकर करेगा एम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एम्बिलिकल आर्टरी में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फर्दर ये क्या करेगा, प्लेसेंटा की ओर बढ़ेगा। प्लेसेंटा में बढ़ेगा तो कैसे, विलाई सिस्टम में आएगा। और विलाई सिस्टम में आके क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज फिर से होगा। और गैसेस एक्सचेंज होकर क्या करेगा, यूट्राइन वेन्स को देगा। ठीक है, फर्दर ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक का जो सफ़र था, यहाँ तक का जो सर्कुलेशन था, मतलब फीटस से लेकर यूट्राइन वेन्स तक, वही क्या था, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। वो क्या था, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ। अब आप पूछोगे कि सर यूट्राइन वेन के बाद ब्लड का कैसे कैसे फर्दर आगे सप्लाई होगा, चाहे बाहर कैसे जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यूट्राइन वेन के बाद क्या होगा, ये इलियक वेन में जाएगा। यूट्राइन वेन के बाद कहाँ जाएगा, इलियक वेन में जाएगा। काफ़ी सिंपल, इलियक वेन में, इलियक वेन से इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वही सिस्टम शुरू हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी से किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 क्या होगा, सीधा बॉडी के बाहर। समझ गए, अच्छा लगा ना जान के। अब देखो, अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं आज की क्लास में, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। मेन तो वही काम है ना, कि मदर से क्या करेगा, गैसेस को, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। गैसेस को कैसे ट्रांसफर करता है, तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है। इसका जो फ्लो रेट हम बात करें कितना होगा, तो 8 ml पर मिनट के हिसाब से होगा, या kg वेट, बॉडी वेट, या जितना बॉडी वेट होगा उस पर, 8 ml पर मिनट बाय द बॉडी वेट पे भी डिपेंड करेगा ये चीज़। अब देखिए, प्रोटीन है चाहे ग्लूकोज है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो प्रोटीन होगा या अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, या फर्दर बच्चे में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो, प्लेसेंटा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स बनाने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है। कौन कौन से हार्मोन है, तो बीटा HCG, बीटा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन, या HPL क्या है, तो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन, एक एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है। तो इन ऐसे ये हार्मोन्स बनाने में क्या प्लेसेंटा हेल्प करता है। अब देखो और क्या काम है, तो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से क्या करना, वेस्ट को कलेक्ट करना। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एमनेटिक फ्लूइड, एमनेटिक जो फ्लूइड है उसको फर्दर रेगुलेट करने में भी हेल्प कराता है। और क्या काम है, तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, और जैसे हेपारिन, इंसुलिन और पैराथायरॉयड हार्मोन है, इनको भी क्या करता है, रोकता है थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर है, उसके थ्रू क्या करता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो बच्चों को नहीं चाहिए, जो हमारे बेबी को, फीटस को नहीं ज़रूरत है, चाहे उनको नहीं देंगे, चाहे उनके लिए क्या होगा, हार्म करेगा, ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, ये प्लेसेंटल बैरियर रोकता है। दूसरा एक और काम भी क्या है, कि जो मदर का ब्लड है या फीटस का ब्लड है उसको मिक्स होने से क्या करता है, रोकता है। ये भी इसका क्या है,
फंक्शन है। तो आई होप जो आज की क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट बच गया है, आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया कि सर मुझे जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन नहीं समझ में आया या प्लेसेंटल टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या आपको फर्दर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओबीजी के किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, या फर्दर नर्सिंग जो हमारा कोर्स है लाइक F1 एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड साइकेट्रिक्स साइकोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथाशीघ्र कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। तो आई होप जो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।